झारखंड बजट सत्र का आज तीसरा दिन धामी सरकार आज पेश करेगी बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे करीब 19,000 करोड़ का बजट। बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन में हंगामे रहने के आसार। विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को आज फिर उठाएगा विपक्ष। उत्तरकाशी में मौरी विकासखंड के नूरानू गांव में लगी भीषण आग। 3 मकान जलकर हुए खाक। मौके पर पहुंची राजस्व पुलिस। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका। प्रदेश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि। जौनसार बाबर के कई गांवों में फसलों का हुआ भारी नुकसान। गेहूं, आड़ू और सेब जैसी फसलों पर पड़ा ज्यादा असर। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। गैरसैंण से आपको खबर बता दें, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। धामी सरकार आज जो है बजट पेश करने जा रही है। दोपहर 2 बजे वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 79,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। प्रश्नकाल में मंत्री रेखा आर्य और चंदन राम दास के विभागों पर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष फिर सदन में आज बेरोजगारी का मुद्दा उठा सकता है। तो गैरसैंण में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और धामी सरकार आज बजट जो है पेश करने वाली है। बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है बजट पेश करेंगे और बता दें कि दोपहर 2 बजे वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 79,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। प्रश्नकाल में मंत्री रेखा आर्य और चंदन राम दास के विभागों पर भी चर्चा होगी। वहीं विपक्ष फिर से सदन में आज बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाएगा। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। संवाददाता आकाश हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, देखा जाए तो बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज काफी अहम दिन रहने वाला है क्योंकि बजट जो है पेश होने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज बजट सत्र का तीसरे दिन है और बजट सत्र के तीसरे दिन अगर हम खासतौर पर बात करें तो धामी सरकार अपना आज बजट पेश करेगी। तकरीबन 2 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है बजट पेश करेंगे। माना यह जा रहा है कि 80,000 करोड़ के आसपास का जो ये बजट है वो रहने के अनुमान एक तरीके से लगाया जा रहा है कि बजट रहेगा। और ऐसे में कोशिश ये है सरकार की कि हर तबके को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है, क्योंकि खुद सरकार की तरफ से तमाम वर्गों से जो है इसमें सुझाव भी मांगे गए थे। खुद संवाद जो है वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई वर्गों के जो लोग हैं, चाहे बुद्धिजीवी हों, अर्थशास्त्री हों, सभी के साथ जो है संवाद किया गया था। और ये कोशिश थी कि एक तरीके से आम लोगों की सहभागिता के साथ जो है ये बजट बनाया जाए। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए कि इस बार का जो बजट है वो काफी खास रहेगा, जिसमें महिलाओं पर फोकस होगा, युवाओं पर फोकस होगा, उत्तराखंड को किस तरीके से मजबूत करना है। 2025 में जो लक्ष्य रखा गया है कि उत्तराखंड राज्य जो है सर्वश्रेष्ठ राज्यों की संज्ञा में आए, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस रोड मैप में जो है नजर आएगा। तो कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बजट आज पेश होगा। और ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब वित्त मंत्री अपना पिटारा खोलेंगे तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरीके से बजट में प्रावधान किया गया है, किन किन वर्गों को विशेष तौर पर फोकस किया गया है, वो एक तरीके से देखने वाली बात होगी। देखा जा आकाश, तो दावे तो लाख किए जा रहे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि 2025 तक उत्तराखंड जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरेगा। और इसी के साथ अगर बात करें उम्मीदों की, तो लोगों को उम्मीदें तो बजट से रहती है, खासकर अगर गृहिणी की बात करें, क्योंकि केंद्र सरकार का जब बजट आया था तो गृहिणी के लिए कुछ खास देखा नहीं गया था बजट में। तो कहीं ना कहीं खास तौर पर गृहिणी को काफी उम्मीदें इस बजट से है। देखिए, बिल्कुल बजट से काफी उम्मीदें हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी और वित्त मंत्री ने भी बात के संकेत दिए हैं कि इस बार का जो बजट है वो काफी खास जो रहेगा, उस पर विशेष तौर पर महिलाओं पर फोकस किया जाएगा। महिलाओं पर फोकस के साथ ही अगर हम बात करें तो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना भी है कि एक तरीके से जो अंत्योदय परिवार है उनको 3 जो गैस के सिलेंडर हैं वो मुफ्त में दिए जाएंगे। साथ ही साथ कह सकते हैं कि महिलाओं को किस तरह से सशक्त बनाया जा सकता है, महिलाओं को किस तरीके से मजबूत किया जाए, उसके लिए चाहे लखपति दीदी योजना की बात की जाए, जिसमें लखपति योजना के तहत महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह है उसको अधिक फंड देने की बात हो, महिलाओं से सहायता समूह को मजबूत करने की बात हो, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हो, उन तमाम विशेष योजनाएं सरकार की हैं, उसको और एक तरीके से बेहतर किया जा सकता है, उसमें फोकस किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जब 2 बजे पिटारा खुलेगा वित्त मंत्री का, तो उसमें से क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरीके से महिलाओं पर फोकस की जो बात की जा रही है, किस तरीके का फोकस एक तरीके से किया जाएगा, वो निश्चित तौर पर कहीं आकाश देखा जाए तो
एक अहम बात यह भी है कि जिस तरह से इस बार जोशीमठ के हालात रहे हैं तो कहीं ना कहीं बजट को लेकर जोशीमठ के जो रहवासी हैं उनको भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने देखा है जोशीमठ और उसके आसपास क्षेत्रों में काफी तबाही जैसा जो मंजर था वो देखने को मिला था। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड का जो भूभाग है उसमें कहीं न कहीं अधिक हिस्सा कहीं एक तरह से आपदा प्रभावित क्षेत्र होता है और निश्चित तौर पर कहीं न हम्म। कहीं देखा जाता है कि जब मानसून हो या फिर तमाम अन्य प्राकृतिक आपदाएँ जो है उत्तराखंड में रहती हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सरकार की कोशिश भी रहेगी कि आपदा मद में जो है जो बजट है उसमें वृद्धि की जाए और हम्म। किस तरीके से यहाँ पर चाहे डॉप्लर रडार लगाने की बात हो, भूकंप के जो है ज़ोन में कहीं न कहीं उत्तराखंड हमेशा से रहा है। तो आपदा से किस तरीके से निपटा जा सकता है, तो उसके बजट में कहीं न कहीं बढ़ोतरी हो सकती है, किस तरीके से वहाँ पर विस्थापन की व्यवस्था हो। हम्म। लोगों को महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की जो विस्थापन की जो एक तरीके से मानक है, उसमें किस तरह के सरलीकरण हो सकता है। ये तमाम चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं माना जा रहा है कि बजट में प्रावधान होगा और ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जोशीमठ को लेकर भी एक कोशिश होगी कि बजट में कि जो लोगों का विस्थापन करना है, लोगों का पुनर्वास करना है, उन तमाम हम्म। चीज़ों पर भी जो है फोकस किया जाए जिससे कि लोगों को एक राहत जो है मिल सके। हम्म। देखा जाए आकाश तो लगभग 79,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान लगाया जा रहा है। खासी उम्मीदें लोगों के हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार भी लाखों दावे कर रही है कि जो बजट होगा सभी वर्गों के लिए होगा, लेकिन एक और अहम मुद्दा ये भी है कि विपक्ष की अगर हम बात करें, लगातार तीसरा दिन आज है और तीसरे दिन की अगर बात करें तो हंगामा भी काफी देखा गया है। विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कौन कौन से जो मुद्दे हो सकते हैं उन पर सरकार को घेर सकता है आज विपक्ष? देखिए आज की अगर हम विपक्षी रणनीति की बात करें तो विपक्षी रणनीति इसी तौर पर है कि बेरोजगार युवाओं का जो मुद्दा कल विपक्ष ने उठाया था, लेकिन 14 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था, तो हम्म। ऐसे में वो मुद्दा उठ नहीं पाया। तो आज विपक्ष जो है बेरोजगारी का मुद्दा जो है सदन के अंदर लेकर के आएगा फिर से, जिसमें लाठीचार्ज जो देहरादून में युवाओं के ऊपर हुआ, तमाम जो भर्ती घोटाले में पेपर लीक हुआ, उन तमाम विषयों को जो है आज विपक्ष सदन के अंदर उठाएगा। हम्म। कोशिश विपक्ष की रहेगी कि सरकार को घेरा जाए, क्योंकि कल निलंबन के चलते जो है वो मुद्दा नहीं उठ पाया। हम्म। तो आज कहीं न कहीं इस मुद्दे को उठाने की कोशिश होगी। साथ ही साथ नियम 58 के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में है, उसके मुद्दे को जो है उठाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी। तो निश्चित हम्म। तौर पर कहीं न कहीं विपक्ष ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि वो एक तरीके से तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगा और यही वजह है कि कल जिस तरीके से विपक्ष का निलंबन हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं विपक्ष का रुख। हम्म। बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और काफी अहम ये दिन होने वाला है, क्योंकि लगातार जो है हर एक मुद्दे पर अब नजर है। जहां लोगों को उम्मीदें हैं इस बजट से, सरकार लाखों दावे कर रही है बजट को लेकर और दूसरी ओर विपक्ष की भी पूरी तैयारी है सत्ता पक्ष को घेरने की। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज सदन में क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आकाश। तो आज बजट सत्र का तीसरा दिन है, बजट जो है आज पेश होने वाला है। लोगों को खासी उम्मीदें इस बजट से है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि बजट के पिटारे में आखिर निकलता क्या है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के तराई क्षेत्र टनकपुर में हाईवे के पास एक महिला का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हाईवे किनारे शव मिलने की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिजनों ने महिला की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हाईवे के किनारे एक 83 वर्षीय महिला का शव प्राप्त हुआ था और उसका जो उसने आभूषण पहने हुए थे, कान और नाक में और गले में, उसके आभूषण भी वह उसके शरीर पर नहीं थे। प्रथम दृष्टया जो भी मामला लगा उसके आधार पर हमने अपनी फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और थाने की टीम मौके पर गई थी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रखा है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के नूरानू गांव में एक साथ 3 मकान में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ ही राजस्व की टीम भी मौके पर मौजूद हो गई है। आपको बता दें कि भीषण ये आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों मकान में भीषण आग लगी है। हालांकि जनहानि कोई नहीं हुई है और आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और फिलहाल जो है पुलिस भी मौके पर मौजूद है और लगातार जांच पड़ताल अब की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण आग तीनों ही मकानों में लगी है। हालांकि कारण साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्राथमिक कारण अगर देखा जाए तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तीनों मकानों में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम इस दौरान मौके पर पहुंची और कहीं ना कहीं आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और लगातार जो है अब जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या कुछ कारण रहा आग लगने का। हालांकि जनहानि कोई नहीं बताई जा रही है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भीषण आग है और आशंका जताई जा रही है कि पहले एक मकान में आग लगी थी और इसी के चलते जो 2 अन्य मकान थे वो भी इस आग की चपेट में आ गए। जनहानि की कोई खबर नहीं है।
तो चलिए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, देखा जाए तो आग काफी भीषण है, फिलहाल क्या कुछ कारण इसका स्पष्ट हो पाया है? हेलो जी रोहित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं जी, देखा जाए तो काफी भीषण आग लगी है तीनों ही मकानों में, फिलहाल क्या कुछ कारण स्पष्ट हो पाया है आग लगने का? तो मैं मकान जो है चारों तरफ से है ना, ये पशुओं के चारे के लिए जो घास होता है, सूखा घास, वो इकट्ठा करा रहता है जी। और अधिकांशतः मतलब इस पे आग लग जाती है और आग लगने का काम मतलब लग जाती है इस पे आग। जब आग लगी उस टाइम कोई जान हानि की कोई खबर आई है क्या, या फिर किसी तरह का कोई नुकसान हुआ हो, कोई पशु वहां पर मौजूद हो? ना कोई नहीं था, सब लोग मतलब सुरक्षित निकाल लिए गए थे, तब तक आदमी भी आ गए थे, पशु भी निकाल दिए गए थे बाहर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रोहित। उत्तरकाशी में छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दिखोली में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी भी शामिल हुए। एसबीआई बैंक मैनेजर धोनत्री के साथ ही कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रोग्राम में छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य को लेकर कई प्रश्न भी पूछे। कैरियर काउंसलिंग की बहुत अच्छी है, इससे हमारे बच्चों को अनेक चीज़ों की जानकारी मिलती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये पहल बच्चे छात्राओं के हित में बहुत अच्छी है, छात्र हो चाहे छात्राएं हो, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ विद्यालयों में आयोजित नहीं की जाती थी। अब इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष हमें 5,000 विद्यालय को प्राप्त, समग्र शिक्षा के द्वारा विद्यालय को 5,000 रुपये प्राप्त होता है। विभिन्न विभागों से, पुलिस से, बैंक से और हॉस्पिटल से, मतलब विभिन्न विभाग, जंगलात से, वन विभाग से, तो ऐसे लोगों को, एक्सपर्ट को बुला करके हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। लोहाघाट के गांवों में सुरक्षा के लिए नियुक्त ग्राम प्रहरियों ने सरकार से अपना मानदेय बढ़ाने की मांग की है। ग्राम प्रहरियों ने मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 किए जाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि वे 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। वर्दी के नाम पर उन्हें बस एक ही जैकेट दी जाती है। ग्राम प्रहरियों ने वर्दी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने की भी मांग की है। बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी पर भी ग्राम प्रहरियों को लगाया गया है, लेकिन उन्हें सिर्फ 2,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। नहीं मिलती है और स्कूल में जाते हैं तो वहाँ न लाइट होती है न पानी होता है, और ये 1-1.5 महीना लग जाता है उसमें, हमें कोई वेतन भी नहीं मिलता है। सर ड्रेस मिलनी चाहिए, जो हमें 1-1.5 महीना स्कूल की ड्यूटी करता है उसका हमें मानदेय मिलना चाहिए। ड्रेस नहीं मिलती है और स्कूल में जाते हैं तो वहाँ न लाइट होती है न पानी होता है, और ये 1-1.5 महीना लग जाता है उसमें, हमें कोई वेतन भी नहीं मिलता है। सर ड्रेस मिलनी चाहिए, जो हमें 1-1.5 महीना स्कूल की ड्यूटी करता है उसका हमें मानदेय मिलना चाहिए। हल्द्वानी की चोरगलिया पुलिस और एसओजी ने गुलदार की खाल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस और एसओजी को सूचना मिली थी कि एक आरोपी पिछले कई दिनों से खालों की तस्करी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही को करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कहा कि आगे भी जानवरों की होने वाली तस्करी को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। 24 साल की जिसकी एज है, ये सूरत गुजरात में काम करता था। इसके द्वारा बताया गया कि जब ये गांव वापस आया तो इसके द्वारा मीट में जहर डाल करके आपका गुलदार की हत्या की गई। उसके बाद इसके द्वारा उसकी खाल और दांत वात निकाले गए। दांत इसने किसी को बेच दिए। अभी ये बता नहीं रहा है कि इसने किसको बेचे हैं। अभी पूछताछ इसकी जारी है। इसके आधार पर स्पष्ट चीज़ें निकल के आएंगी। इसमें फॉरेस्ट, पुलिस और एसओजी का एक कंबाइंड अभियान था, जिसमें तीनों ने बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेशन से काम किया और इसमें सफलता प्राप्त हुई। और इसमें आईजी साहब के द्वारा 5,000 रुपये के और मेरी तरफ से 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा। सितारगंज में एआरटीओ विपिन सिंह ने कमर्शियल वाहनों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान एआरटीओ विपिन सिंह ने गन्ने से भरे ओवर हाइट ट्रक और गैस डिलीवरी वाहन को सीज कर दिया। साथ ही 10 से अधिक वाहनों से चालान किए। एआरटीओ ने बताया कि सीज किए गए दोनों ही वाहनों का काफी समय से टैक्स जमा नहीं किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह के वाहनों पर कार्यवाही जारी रहेगी। हो रही है तो अभी चेकिंग की शुरुआत में 10 वाहन चालान किए गए हैं और 2 वाहन इसमें सीज किए गए हैं। एक गन्ने का ट्रक पकड़ा गया है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइट भी है, और दूसरा इसमें
पिछले 4 सालों से टैक्स और फिटनेस नहीं है। उसी तरह से एक सिलेंडर ढो रहे इंडियन का एक छोटा हाथी पकड़ा गया है टाटा एस, उसमें भी आपका 2020 के बाद से टैक्स नहीं है और फिटनेस नहीं है। तो इस तरह की दोनों गाड़ियों को यहाँ पे एसडीएम कार्यालय के सामने यहाँ सीज कर दिया गया है और ये कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी। आगे भी और नए क्षेत्रों में हम लोग चेकिंग करने वाले हैं। काशीपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल 3 नशेड़ी सरे रहा एक युवक का मोबाइल झपटकर फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। वहीं तीनों युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि तीनों आरोपी नशे के आदी थे, जो नशा पूर्ति के लिए चोरी करते थे। पटोरा चाल नवीन बुधानी है, इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसमें कई सारे बाइक चोर, कई तरीके से मोबाइल स्नैचिंग हुए। तो पूर्व की चोरी और छिनैती में जो संलिप्त लोग थे उनका हुलिया मैच हुआ। जानकारी करने में पता लगा कि ये वही पूर्व के झपट्टे मार हैं जो जेल थे और जेल से जमानत में आने के बाद ये फिर सक्रिय हो गए थे और इन्होंने ITI और कुंडा क्षेत्र से एक बाइक चोरी करी और बाइक चोरी करने के बाद ये तीनों गैंग बना करके लगातार मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं का अंजाम दे रहे थे। इसी क्रम में चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 8 के करीब में इनसे मोबाइल बरामद हुई है। लोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस हथकरघा प्रदर्शनी को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जहां बनने वाले उत्पादों को लोकल बाजार में बेचने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जोशीमठ ब्लॉक के दर्जन भर समूहों से जुड़ी महिलाओं ने अपने स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों को पेश किया। इस अवसर पर नाबार्ड चमोली की DDM श्रेयांश जोशी ने बताया कि इस तरह की प्रदर्शनी से लोकल मार्केट में हमारे इन समूहों के प्रोडक्ट को पहचान मिलती है। से जुड़े हुए हैं और हम लोग ये कटाई बुनाई का काम करते हैं, जैसे जुराब है, फूल ये बनाते हैं और स्टॉल लगा करके मेनली जितने भी नाबार्ड द्वारा प्रमोटेड या फिर किसी के भी द्वारा प्रमोटेड जो आपके किसान उत्पादन संगठन है, जो FPO बोलते हैं इसको, इसके अलावा SHGs हैं, उनको अपना जो भी ये लोकल उत्पाद कर रहे हैं, लोकल उत्पाद को एक मार्केटिंग करने के लिए एक जरिया मिल रहा है। तो जिससे कि ये लोग आसपास के गांव के हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ये आए हैं तो जो भी आसपास के लोग हैं या फिर जोशीमठ के लोग हैं या फिर अभी यहाँ पे कई जो टूरिज्म के लिए औली वगैरह साइड में लोग आए होंगे, उन तक इनका ब्रांड पहुँचेंगे। दूसरा क्या है कि ये शुरुआत है कि अभी यहाँ पे है, धीरे धीरे ये लोग ऐसे इनके ब्रांड आगे बढ़ेंगे तो फिर ये आगे भी मतलब बढ़ा सकते हैं, जैसे जोशीमठ के बाहर भी इसको बेचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो एग्जीबिशन है इसमें यही है कि जो भी लोकल लेवल का उत्पादन हुआ है उस उत्पादन में लोकल लोगों को एक उसकी मार्केटिंग करने का एक साधन दिया जाए। गैरसैंण में गन्ना किसानों ने समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने विधानसभा के सामने यह विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बताया कि पिछले 2 साल से गन्ना किसानों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है। एक तरफ सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की बात करती है, तो वहीं किसानों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है। किसान की आय दुगनी करेगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 1 साल में हर चीज के दाम बढ़े हैं, केवल किसान के गन्ने के दाम नहीं बढ़े। तो जब किसान के गन्ने की फसल के दाम नहीं बढ़े तो उसकी आय दुगनी किस तरह होगी? उर्वरक के दाम बढ़ गए, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट जितने लगते हैं उसके दाम बढ़ गए और उसको समय पर भुगतान भी नहीं मिलता। और गन्ने का रेट जो पिछले बार था 355 और 345 वही रेट आज है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप सरकार किसान विरोधी सरकार है, तो आपके झूठे जुमले की सरकार जुमले देने के बाद केवल सत्ता में तो आ गए, लेकिन ये किसान को सुख देने वाली बात नहीं है। और आज किसान को अन्नदाता कहा जाता है और किसान ही सबसे। बागेश्वर की कपकोट तहसील में ग्रामीण खराब सड़कों से परेशान है। ग्रामीण जनता दरबार में कई बार सड़कों के लिए फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने समस्या का समाधान नहीं निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि 2015 में हरीश रावत सरकार में सड़कें स्वीकृत की गई थी, लेकिन वर्षों बाद भी उनका निर्माण शुरू नहीं हुआ। क्षेत्रीय विधायक सुरेश ने झूठे आश्वासन देकर ग्रामीणों से वोट ले लिए, लेकिन सड़कें नहीं बनवाई। ग्रामीण आज भी मुख्य धारा से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन समस्याओं का समाधान करने में नाकामयाब साबित हो रही है।
जोशीमठ में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का संघर्ष लगातार जारी है। भू धंसाव आपदा से प्रभावितों को सरकार से पूरी मदद मिले, इसके लिए आवाज उठा रही है। सर्द मौसम और बारिश के बीच जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने मशाल जुलूस निकाला और प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन में हो रही देरी को लेकर विरोध जताया। विधानसभा सत्र और कैबिनेट बैठक में जोशीमठ प्रभावितों की अनदेखी से पीड़ितों में आक्रोश बना हुआ है। बद्रीनाथ स्टैंड से लेकर मारवाड़ी चौक तक मशाल जुलूस निकालकर जल्द उनकी समस्या का समाधान करने की मांग की गई है। दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों की डायलिसिस नहीं हो पा रही है। ऐसे मरीज जिन्हें हर महीने डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, वह मरीज परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज में स्टाफ की कमी के कारण मरीजों की डायलिसिस नहीं हो पा रही है। वहीं वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश बसेरा ने बताया कि मरीजों की डायलिसिस अटल आयुष्मान योजना के तहत की जा रही है। यह सही है कि स्टाफ की कमी से दिक्कत आ रही है। अभी डायलिसिस विभाग में केवल 3 लोगों का ही स्टाफ है, जबकि विभाग में और भी कर्मचारियों की जरूरत है। स्टाफ की कमी के बारे में बीच में उन्होंने बोला है। कुछ एक स्टाफ आता है जो ट्रेनिंग के लिए आता है, लेकिन कुछ उसमें जो हमारे ट्रेन स्टाफ थे, 1-2 स्टाफ थे, हमसे ट्रांसफर भी हो गया। इसी वजह से हम लोग सेकंड शिफ्ट अभी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। हमारे को नंबर बढ़ाने के लिए हमें एटलीस्ट स्टाफ चाहिए, कम से कम 4 या 5 स्टाफ और चाहिए, जिससे हम सेकंड शिफ्ट भी दे पाए। और लेकिन हम लोग जैसे अगर पेशेंट हमारा पूरा डायलिसिस मशीन 10 मशीन है, ऑलमोस्ट सारी फुल रहती है डेली। आयुष्मान की वजह से हम लोग उन पेशेंट को भेजते भी हैं, तो 2-3 जगह पर आयुष्मान से फ्री में होता है। जैसे कोऑर्डिनेशन में फ्री हो रहा है डायलिसिस, इंद्रेश वाले डायलिसिस आयुष्मान से फ्री में कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब इन्फ्लुएंजा का डर सताने लगा है। बीमारी की रोकथाम और बचाव को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। दून मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सभी डॉक्टर्स को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। दून अस्पताल के MS रिजवी ने कहा कि इसमें घबराने की बात नहीं है, उपचार की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। इन्फ्लुएंजा की बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है। काफी समय से इन्फ्लुएंजा का प्रकोप अलग अलग देशों में अलग अलग फॉर्म में होता रहता है। इसके लिए बचाव जरूरी थे, जैसे कि मास्क हो गया, हाथों का धोना बार बार, भीड़ भाड़ी वाले इलाकों से, कंजेस्टेड एरिया से बचना। वही सारे के सारे रेस्पिरेटरी जो बचाव होते हैं, सांस से लेने देने के जो बचाव होते हैं, वही बचाव इन्फ्लुएंजा के लिए भी होते हैं। और ये मेरे ख्याल से केवल इन्फ्लुएंजा ही नहीं, बल्कि बहुत सारे जो सांस वाले वायरसेस होते हैं, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, चाहे वो कॉमन कोल्ड या नजला ही क्यों ना हो, इन सब से बचाव होता है। बल्कि कई बार तो देखा गया है कि कॉमन कोल्ड या नजले की जो संख्या है कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा घट गई है। तो उसका प्रमुख कारण ही यही था कि लोगों ने मास्क पहनना। तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, दून मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मचारी आज से हड़ताल शुरू कर रहे हैं। बता दें कि 600 से ज्यादा संविदा कर्मी जो है हड़ताल पर आज रहेंगे। संविदा कर्मियों को सेवा समाप्ति का दरअसल नोटिस दिया गया है। मरीजों को इसके चलते काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है, क्योंकि सभी कर्मचारी जो है अब हड़ताल पर जा रहे हैं। और बता दें कि लगातार कर्मचारी जो है सरकार से अब नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मी जो है लगातार हड़ताल पर है। दरअसल सेवा समाप्त करने का उन्हें नोटिस दिया गया है और इसी के चलते लगभग 600 से ज्यादा संविदा कर्मी जो है हड़ताल पर है और लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और इसी के चलते हंगामे से इसकी शुरुआत हुई है। बता दें कि कांग्रेस ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस ने भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच की मांग उठाई है और इसी के साथ विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और काफी हंगामेदार बजट सत्र रहने वाला है। बता दें कि हंगामे से ही आज की शुरुआत हुई है। कांग्रेस ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। वहीं भर्ती परीक्षाओं में CBI जांच की मांग जो है लगातार उठाई जा रही है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।